किसान भाइयों, हम चर्चा करते हैं आज गेहूं की पहली सिंचाई कब करें, कितना पानी दें और साथ में आप कौन कौन सी खादें देंगे। ये खाद क्या पानी डालने से पहले डालनी है, खेत में फिर पानी देना है? तो इस वीडियो में हम आज शेयर करेंगे आपके साथ कि पहले पानी में यूरिया तो आप देते ही हैं, उसके साथ जिंक की कितनी मात्रा होनी चाहिए, साथ में सल्फर डालना है कि नहीं। और क्योंकि इस बार डीएपी की काफ़ी दिक्कत थी, मैं अपने खेतों में भी डीएपी नहीं दे पाया हूँ। मैं बहुत महंगे बीज लाया था, आपको याद है। एक तो है PBW 872 और दूसरा वाला था HD 3386 और एक था पीछे थी देर से लगने वाली किस्म जिसका नाम है HD 3271। तो क्या फ़ायदा हुआ मुझको अच्छी किस्में लेने का जब डीएपी उपलब्ध नहीं था। और बाद में आप आंकड़े पूछेंगे, डॉक्टर साहब इसकी पैदावारी कितनी हुई, तो मैं फिर कहूँगा कि साहब डीएपी नहीं मिला था। एनीवे, हम चर्चा करते हैं कि आपको अगर डीएपी नहीं मिला तो अब आप क्या क्या खादें देंगे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय हम अपने खेत में हैं और यहाँ पर बीज उत्पादन एवं प्रदर्शनी हेतु हमने गेहूं की कई किस्मों को लगाया है। आज का वीडियो जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, वो विषय है कि गेहूं की फसल को बोने के बाद कितने दिन के बाद पानी दें और कितने दिनों के बाद यूरिया दें। इस पर कई चर्चाएं हैं, बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे और लोगों ने भी आपका ध्यान आकर्षित किया होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर्वप्रथम कि थंब रूल जो है सब कोई जानते हैं किसान, कि 21 दिन के अंतराल में बोने के उपरांत गेहूं की कोई भी किस्म हो उसको पानी दे देना चाहिए। ये बहुत प्रचलित एक धारणा है और साइंस भी इसे कहती है। मगर 21वें दिन पानी देने पे क्या हमको लाभ होगा या क्या हमको हानि हो सकती है, या कितना गेहूं की पैदावारी बढ़ सकती है या कितनी कुछ कम हो सकती है, पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए और ये पानी कब कब देना चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं साथियों। तो 21 दिन वाला फार्मूला हमने नहीं रखा है। हम हर खेत को मॉनिटर करते हैं कि उसमें ज़मीन की हालत कैसी है, उसमें नमी की मात्रा कितनी है, ज़मीन सख्त है, थोड़ी चिकनी है या रेतीली है, मौसम में आर्द्रता कितनी है और कितने प्रभाव से हम पानी देंगे कि ये अधिकतम पैदावारी में सहायता करे। तो साथियों, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये गेहूं का पौधा देख रहे हैं, ये 8 नवंबर की लगाई हुई गेहूं है। इसमें 3 कल्ले आप देख रहे हैं, मे बी 3 हैं अभी। और ये आप दाना भी देख सकते हैं, ये गेहूं का दाना, फोकस करें, ये चिपका हुआ है अभी भी। और ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी टहनियाँ और पत्तियां हैं, टिल्लर्स हैं। तो सर्वप्रथम जो इसमें जो जड़ बनती है वो CRI करके हम कहते हैं, क्राउन रूट इंडेक्स की। वो थोड़े दिन के लिए बनती है, चलती है, थोड़ी सी खुराक देती है, मगर जल्द से फिर जैसे ही फुटाव होना शुरू होता है और जड़ें काफ़ी सारी निकलती हैं, तो ये जड़ें जो हैं तेज़ी से बढ़वार में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इनको ऊपर शाखाएं भी बनानी है, टिलरिंग करनी है, और नीचे जो जड़ें बढ़ेंगी उनको भी काम में आना है। तो इस संदर्भ में मेरी सिफारिश ये है, मेरी क्या, ये वैज्ञानिकों की है, कि आप हल्का सा पानी देंगे। पहला पानी जो है, अगर पहला पानी ज़्यादा दे दिया और ट्यूबवेल खुला चल गया और पानी ज़्यादा आने पे इसके पत्ते पीले पड़ गए, भगवान जी करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो,
तो पीले पत्ते पड़ जाने पे फिर आप लगभग हर प्रकार की चाहे कोशिश कर लें, फिर ये सुधरता नहीं है। तो आप पूरा अलर्ट रहेंगे, आप चुस्ती में रहेंगे कि जब खेत में पानी लगे तो उस समय आप हल्की हल्की पतला पानी ही इसको दें। अब पतले का कोई मीटर तो है नहीं साहब, आप कहेंगे कि पानी छोड़ दिया है साहब, वो बह रहा है और आगे आगे जा रहा है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि फ्लड लाइक इरिगेशन नहीं हो, जैसे धान में आप कर देते हैं, बाढ़ जैसी परिस्थिति, पूरा खेत जो है लबालब भर जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और ऐसा किसान जानते भी हैं, मगर जितना हल्का पानी जाएगा उतना अच्छा। ये बस थोड़ी सी जड़ों तक ही हमको पहुंचाने की ज़रूरत है, इससे नीचे भी थोड़ा चला जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व यूरिया जैसे देंगे। यूरिया के साथ आप अब क्या क्या मिलाएंगे, और ध्यान रहे कि पानी देने से पहले ये सारा मिश्रण आपने देना है जो जो मैं अब बता रहा हूँ। 1 बैग लेंगे आप यूरिया, और अगर आपसे चूक हुई है और किसी कारण से डीएपी नहीं दे पाए तो 20 किलो से 30 किलो आप डीएपी भी डालेंगे, और साथ में जिंक सल्फेट लेंगे। अगर आप दे रहे हैं जिंक सल्फेट 21% वाला तो वो रहेगा 10 किलो, और अगर जिंक सल्फेट है 33% वाला वो आप 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के लिए देंगे। ये जिंक सल्फेट जो है क्लोरोफिल को बढ़ाता है, पत्तों में फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है बड़ी अच्छे से होती है और पौधा बड़े अच्छे से बढ़वार करता है। अगर आपने बेसल डोज में सल्फर नहीं दी है तो आप पाउडर फॉर्म में 80 से 90% वाला जो सल्फर पाउडर है उसका 3 किलोग्राम लेंगे प्रति एकड़ के लिए। अगर बेंटोनाइट सल्फर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। ये 1 बैग यूरिया में मिला के और पानी देने से पहले आपने डालना है। तो अब क्या हो गया कि हमने जो बताया है 1 बैग यूरिया और 3 किलो के आसपास सल्फर और 5 से 7 किलो 33% वाला जिंक सल्फेट आप लेंगे और उनको मिला के पहले पानी देने से पहले खेत में छिड़क देंगे और फिर बाद में पानी लगाएंगे। उससे लाभ ये होगा कि डीएपी भी जो हमने दिया है 20 से 30 किलो के आसपास, वो भी थोड़ा घुलेगा और रोम छिद्र खुले हैं अभी धरती के, उसमें चला जाएगा। और सल्फर जो है ये जमीन को ऊपर से थोड़ा भुरभुरा बनाए रखेगा, जिससे हवा जो है जड़ों को मिलती रहेगी और वो भी अपना काम जो है अच्छे से करेंगे। और कुछ ही दिनों में कोहरा भी पड़ने वाला है, तो उसके चलते भी पौधों को सल्फर जो है लाभ देता है और वैसे भी ये फफूंद की बीमारियों से भी हटाता है। सल्फर के अपने बहुत से काम हैं, जिंक के अपने काम हैं, नाइट्रोजन जो यूरिया के रूप में है उसके अपने काम हैं। तो आप ये सब चीज़ें पहली सिंचाई में पहले खेत में डालेंगे और फिर पानी चलाएंगे। और आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छी पैदावारी इस साल होगी। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।